Assalamu alaikum everyone. I hope so all of you will be good. And in my previous lecture I have discussed the characteristic and the main characteristics of the Puritan era. In this video we will discuss the literature of the Puritan era. तो इसकी जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो लिटरेचर था वो किस चीज़ के ऊपर लिखा जा रहा था, मींस के उसके थीम्स क्या थे और किस तरह का जो है लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो सबसे पहले जो आता है वो है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी जो थी वो उस टाइम पे पीक पे जा रही थी। मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया कि लोग जो है थोड़ा थोड़ा मॉडर्न होना स्टार्ट हो रहे थे, और इस टाइम पीरियड के अंदर जो उनकी मॉडर्निटी जो थी वो पीक पे थी। उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज़, उनका रहन सहन का तरीका जो है वो बिल्कुल मॉडर्न होता जा रहा था। और उसके अलावा मेटाफिज़िकल पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पीरियड के अंदर लिखा गया। मेटाफिज़िकल पोइट्री क्या होती है? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशंस की गई हो, स्टाइल यूज़ किया गया हो, कंसीट यूज़ किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? मेटाफिज़िकल पोइट्री कहते हैं। और जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उसका मतलब क्या था कि एक आदमी को जो है एम टू मेक मैन प्योर, ऑनेस्ट एंड फ्री, कि इंसान को जो है प्योरिटनिज्म, प्योरिटन यानी मीन्स के प्योर, कि इंसान को प्योर बनाना, ऑनेस्ट बनाना, ईमानदार बनाना और फ्री, के वो हर तरह से जो है वो फ्री सोचे, अपने आप को फ्री समझे। सबसे बेसिकली जो फ्री क्या था कि अपने आप को जो लोगों ने बॉन्ड्स बना रखे थे अपने इर्द गिर्द, अपने इर्द की जो बाउंड्रीज बना रखी थी रिलीजन के लिहाज से, उससे अपने आप को फ्री करना और फ्री सोचना। और इसके अलावा सोनेट्स लिखी गई, प्रोज लिखा गया, लिरिकल पोइट्री लिखी गई, एपिक्स लिखी गई, सिविल और रिलीजियस लिबर्टी के बारे में भी मीन्स के लिखा गया। उस टाइम के रिलीजन जो है वो फ्री है, जिसके इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। उसके अलावा साइंस जो है वो भी तरक्की कर रही थी, तो उसका भी लिटरेचर के ऊपर अच्छा खासा असर था, तो लोग साइंस के हवाले से भी लिख रहे थे। और उसके अलावा पर्सनल राइटियसनेस, लोग अपने मीन्स के अपने अंदर के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में लोग जो है वो ज़्यादा जान रहे थे और उसी के लिहाज से लिख भी रहे थे। लोग लॉजिक जो है उसके ऊपर काम कर रहे थे, रीज़न आर्गूमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। लॉजिक हो गए, रीज़न हो गए, लोग मीन्स के वो ये नहीं कहते थे कि जो चीज़ आ गई बस उसी के ऊपर बिलीव कर लेना। एक चीज़ जब आ गई तो लोग उसके बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गए थे कि ये क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, ये सारा कुछ जो है वो इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा जो है इस टाइम पीरियड के अंदर एसेस लिखे गए, और जो पोइट्री जो लिखी गई थी वो ब्लैक वर्स में लिखी गई थी, मीन्स के कोई राइमिंग स्कीम नहीं थी उसके अंदर। अच्छा, इस टाइम पीरियड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या थी? मॉडर्निज़म था, मीन्स के लोग जो थे उस टाइम के अंदर पीरियड के अंदर चेंज हो रहे थे, अपने थॉट्स को चेंज कर रहे थे, अपने रहन सहन को चेंज कर रहे थे, अपने लिबास को चेंज कर रहे थे। ये क्या है हमारे थे, और उनके अंदर मॉडर्निटी आ रही थी। और जो है लोग अपने सोचने समझने और ये सारा कुछ जो है वो एक मॉडर्न तरीके से कर रहे थे। ब्रेकिंग फ्रॉम द ओल्ड ट्रेडिशंस, जो पीछे से रिवायात चल रही थी उन सबको मीन्स उनसे अलग होकर एक नया जिस तरह सफ़र शुरू किया उस तरह चल रहे थे। इंडिपेंडेंस जो थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इंसान जो है आज़ाद पैदा हुआ है, उसे आज़ाद तरीके से सोचना चाहिए, बिल्कुल एक जो है अपने आप के इर्द गिर्द बाउंड्री नहीं बना लेनी चाहिए। और उसके अलावा पर्सनल राइटसनेस है कि इंसान अपने आप के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि एक इंसान इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। और क्लॉथ्स वर चेंजिंग, के लोगों ने अपने जो रहन सहन के साथ साथ उन्होंने अपने लिबास भी चेंज कर लिए थे। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी अपने जो उस टाइम पे के राइटर्स थे उस लिहाज से, मीन्स के उस टाइम के पीरियड के अंदर जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, इंग्लिश ही अब प्योर लैंग्वेज बन चुकी थी उनकी। और डीप थॉट्स थे, लोग सोच रहे थे कि अगर मैंने इस तरह सोचा तो दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, वो उस हवाले से फिर वो अपने अंदर के मीन्स के अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप ले रहे थे, और उसके अलावा अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को डीप ले रहे थे, और उनके थॉट्स और आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा बहुत डीप जो है वो सोच रहे थे। उसके अलावा एजुकेशन मोस्ट मीन्स के उस टाइम पीरियड के अंदर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर जो लोग थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशंस कर रहे थे।
अच्छा, आज अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्यूरिटन पोइट्री क्या थी। प्यूरिटन पोइट्री जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। और जो जैसे कि है स्कूल्स ऑफ स्पेंसर हो गया, मेटाफिजिकल पोइट्री स्कूल हो गया, कैवलियर पोइट्स हो गया। अब ये जो स्कूल्स थे, ये जो पोइट्री थी उसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। क्यों किया गया था कि जो स्कूल ऑफ स्पेंसर है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि स्पेंसर, अब ये क्या थे, ये इस ग्रुप के अंदर जो थे वो स्पेंसर के फॉलोअर थे। मीन्स के कितनी ही चेंजेस हो रही थी अब इर्द गिर्द, लेकिन जो लोग, कुछ लोग थे जो स्पेंसर के लवर थे, उन्होंने स्पेंसर को फॉलो किया। उसके बाद आ जाते हैं जॉन डन, जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी या उस टाइम का जो स्कूल था, उसके जो लीडर थे वो जॉन डन थे। और इस ग्रुप के जो लोग थे वो जॉन डन का जो है फॉलो कर रहे थे। और कैवलियर पोइट्स जो थे, उनके जो लीडर थे वो बेन जॉनसन थे। अब देख लेते हैं कि स्कूल ऑफ स्पेंसर में क्या था। स्कूल ऑफ स्पेंसर के सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। उसमें फॉलोअर ऑफ स्पेंसर पोइट्री इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, मीन्स के जो चेंजेस आ रहे थे उसके अलावा भी लोग जो है वो स्पेंसर की पोइट्री को पसंद कर रहे थे। उसके बाद आ जाते हैं रिलीजियस पोइट्री में। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पोइट्री रिलीजियन में जो है चेंजेस आ रहे थे, लेकिन लोग अपने आप को थोड़ा सा रिलीजन से चेंज लेकर आ रहे थे, लेकिन इन्होंने उसी के ऊपर लिखा जो स्पेंसर का रिलीजन था कैथोलिक, उसी के ऊपर ये मतलब कि ये लोग जो है उसी के ऊपर पोइट्री लिख रहे थे। और इस टाइम पीरियड के अंदर एलिग्रीज और पेस्टल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसी के ऊपर लिखा जा रहा था। इस टाइम पीरियड के मेजर पोइट्स क्या थे, राइटर्स क्या थे, फिनीस फ्लेचर थे और दूसरे गिल्स फ्लेचर थे। ये प्रीस्ट थे और इनकी जो पॉपुलर पोएम थी द पर्पल आइलैंड, ये इनकी पॉपुलर वर्क है। और उसके अलावा गिल्स फ्लेचर जो थे ये इनके भाई भी थे, लेकिन इनका जो वर्क थे ये इनसे ज़्यादा फेमस था। तो उसमें वो उसका जो है ये लैरिकल पोइट्री लिखते थे और मिस्टिकल पोइट भी थे। लैरिकल और मिस्टिकल पोइट थे। लैरिकल जो गुनगुना कर जो है अपनी पोइट्री को बयान करते थे, और उसके अलावा जो ये थियोलॉजी को जो है वो अपनी पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेस उसकी रखते थे। अब इनका जो फेमस वर्क है उसको देख लेते हैं। क्राइस्ट विक्टोरी एंड ट्रायम्फ इन द हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ, ये इनका वर्क था जो उन्होंने 1609 में लिखा था। और उस टाइम पीरियड के अंदर जो अदर राइटर और पोइट्स थे, फेमस पोइट थे, वो कौन थे, विलियम ब्राउन थे और जॉर्ज विथर थे। देख लेते हैं जो सेकंड टाइप पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है द पोइट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। उसके अंदर देख लेते हैं कि वो क्या आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। उसमें क्या है, इस जो ये मेटाफिजिकल पोइट्री क्या थी, मेटाफिजिकल स्कूल क्या था, मींस कि जो इसके अंदर पोइट्री लिखी जा रही थी वो जो थी उसके अंदर जो चीज़ें डाली जा रही थी वो क्या थी, किसके ऊपर लिखी जा रही थी, कंसीट के ऊपर, एग्जैगरेशन के ऊपर, मेटाफर के ऊपर, सिमिली, क्विबलिंग्स और स्टायर, ये मेन थी इस पोइट्री के अंदर। यानी कि वो जिससे मुबालगा आराई कहते हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, तंज बहुत ज़्यादा थी। फिर इसके अंदर सिमिलीज, मेटाफर्स, हाइपरबोल, ये सारी जो चीज़ें थी वो इस पोइट्री के अंदर आ रही थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल स्कूल कहते हैं। अब जो है इस मेटाफिजिकल स्कूल के जो पोइट थे और फादर थे पोइट्स के, वो कौन थे, वो जॉन डन थे। मैंने आपको पीछे बताया कि ये जॉन डन जो थे ये इसको फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट कहते हैं। या इस स्कूल के या और इस ग्रुप के जो लीडर थे वो कौन थे, जॉन डन थे। अब मेटाफिजिकल पोइट्स जो है इसके अलावा और कौन से पोइट्स थे जॉन डन के अलावा, जॉन डन थे, हैरिक थे, थॉमस कैरल थे, रिचर्ड जॉर्ज हर्बर्ट एंड लॉर्ड हर्बर्ट, ये एक क्या है फेमस या इसके इस स्कूल के जो पोइट्स थे वो हैं। अच्छा, अब इनका एम क्या था, their wish was only to say what had never been said before, मतलब कि इनकी जो विश थी, इनका जो एम था लिखने का वो ये था कि वो चीज़ लिखें जो पहले प्रोड्यूस नहीं हो चुकी, जो पहले नहीं लिखा जा चुका, उसके ऊपर लिखें। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड के अंदर और जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल थिंकर्स थे इस ये जो मेटाफिजिकल पर थे। मीन्स के वो एक तो ईमानदार थे, दूसरा वो जो कुछ सोच रहे थे उसी के ऊपर लिख रहे थे। और अवेयर ऑफ द लाइफ एंड द डेथ, वो ज़िंदगी के जो एक अमल है, जो एक साइकिल है, उससे भी अवेयर थे, और जो डेथ थी उसी के ऊपर लिख रहे थे। मीन्स के लाइफ और डेथ इन दोनों का मीन्स के वो उनकी पोइट्री के थीम्स में आ जाते थे। कॉन्शियसनेस ऑफ मोरालिटी, ये भी इनकी पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब इस टाइम पीरियड के पोइट्स देख लेते हैं।
सबसे पहले आते हैं जॉन डन। जॉन डन जो थे वो इस लीडर थे स्कूल के, मेटाफिजिकल स्कूल के, वो प्रीस्ट थे और उनका जो काम था वो समन्स देना था, मीन्स के जैसे खुतबे देना। प्रीस्ट थे तो उनका यही काम था। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने जो पोइट्री लिखी है, उसके अलावा जो उन्होंने वर्क प्रोड्यूस किया वो बहुत हायर ऑर्डर का था। और उसके अलावा जो है इनकी पोइट्री को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है। जैसे अमोरस हो गया जिसमें लव पोइट्री आ जाती है, वो आ जाता है। मेटाफिजिकल जिसके अंदर मेटाफर्स, सिमिली, एग्जेजरेशंस आ जाते हैं, स्टाइल आ जाता है। और स्टाइलिस्टिकल मीन्स के जो खालिस जो तंज होता है ना, उसके ऊपर इन्होंने जो है अपनी पोइट्री लिखी है और वर्क लिखा। उसके अलावा जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आ जाते हैं, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल आ जाता है, द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है, एपिथेलियम आ जाता है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में। अब जो इस टाइम पीरियड के अदर इंपॉर्टेंट पोइट्स थे उसको देख लेते हैं। थॉमस कैरी आ गया, जॉर्ज हर्बर्ट आ गया, लॉर्ड हर्बर्ट, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनके साथ वर्क किया और इनके साथ ही रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा थर्ड जो इसका पार्ट है, और जो हम लोग कह देते हैं थर्ड नंबर पे जो इनकी क्या कहते हैं कि पोइट की जो प्यूरिटन पोइट्री का जो थर्ड नंबर पे ग्रुप आता है वो क्या आता है, द कैवलियर पोइट्स आ जाता है। कैवलियर पोइट्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रॉयल पोइट्स। जो रॉयल पोइट्स थे वो मीन्स के जो लोग इसमें रॉयल पोइट्स थे जो महल में रहकर पोइट्री लिखा करते थे वो थे। इसका मतलब तो ये नहीं ये है, बट इस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्योर रॉयल पोइट्री ही लिखा करते थे या उन्हीं के लिए लिखा करते थे। मीन्स के शहजादियों, मलका और बादशाह वगैरह के ऊपर लिखा करते थे, नहीं। बल्कि इनके और मेटाफिजिकल पोइट्स के दरमियान कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं था। अच्छा, फिर अब जब हम देख लेते हैं कि कैवलियर पोइट्स के जो इस ग्रुप के जो पोइट्स थे वो किसके फॉलोवर थे? वो बेन जॉनसन के फॉलोवर थे। और उनके जो बेन जॉनसन थे वो क्लासिकल मेथड से जो है वो लिटरेचर लिखा करते थे, पोइट्री, ड्रामा वगैरह लिखा करते थे। उसके अलावा ये जो इनका जो मेजर जो जानरास थे जो जिनके ऊपर ये लिखा करते थे वो था स्टायर्स थे, एलिगीज हो गई और एपिस्टल्स हो गई। और इसमें यही कहा जाता है कि इसके दरमियान मेटाफिजिकल पोइट्स और कैवलियर पोइट्स के दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ऐसे थे जिससे उनके वर्क्स भी मिल रहे थे। ख़ासतौर पर बेन जॉनसन और जॉन डन के कुछ वर्क्स ऐसे हैं जिनके दरमियान उनके थीम्स और उनके वर्क्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं मिलता, इसलिए कहा जाता है कि इनके दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। अच्छा, अब इसके इम्पोर्टेंट पोइट्स देख लेते हैं इस टाइम पीरियड के। वो क्या थे? हैरिक हो गए, ठीक है। वो भी जो कैवलियर पोइट्स में मेटाफिजिकल पोइट्स में आ रहे थे वही कैवलियर पोइट्स में एक दो इंटरमिक्स हो रहे थे, क्योंकि वो उसका भी कैवलियर पोइट्स का भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे और मेटाफिजिकल पोइट का भी। लवलेस हो गए, सकलिंग हो गए और कैरी हो गए, ये जो थे ये इंपॉर्टेंट पोइट्स थे कैवलियर पोइट के या स्कूल ऑफ थॉट के, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोइट्स थे उस इरा के उनको भी देख लेते हैं कि इन की जो पोइट्री थी उसको तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया गया था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पोइट थे जो अब इनको डिवाइड किया गया था उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर, उनकी जो है जिनके ऊपर वो लिखना पसंद कर रहे थे, जो उन्होंने ग्रुप बना रहे थे उसके ऊपर थे। उनके अलावा भी इस टाइम पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर थे जॉन मिल्टन, जिनके नाम के ऊपर इस एज को याद भी किया जाता है। जॉन मिल्टन बहुत 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 इम्पोर्टेंट करेक्टर है जो है ये। उसके अलावा ग्रेट राइटर इस टाइम पीरियड के रहे हैं और इन्हें कहा जाता है कि अपने टाइम पीरियड के अंदर जितने भी पोइट्स थे, जितने भी राइटर्स थे, उन सब के अंदर से जो है इनका सर बुलंद था। मीन्स के ये अपनी हायर प्लेस रखते थे इंटेलेक्चुअलिटी में अपनी राइटिंग्स के अंदर। फिर ये जो थे कम्प्लीटली प्योरिटन थे और ये मीन्स के रेवोल्यूशनरी पोइट भी थे। इन्होंने प्योरिटनिज्म जो मूवमेंट थी उसके अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट काम जो है वो किया। उसके अलावा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने जो है जॉन मिल्टन की ग्रेटनेस के ऊपर जो है एक लाइन लिखी अपने पोइट्री के अंदर जिसे कहते हैं दे सॉल वाज लाइक अ स्टार एंड डेवल्ट अपार्ट। मीन्स के वो कहते हैं कि आपकी जो सॉल है, आपकी जो रूह है वो एक स्टार की तरह है जिसे कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। मीन्स कि आपकी पोइट्री के अंदर, आपका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है।
उसके अलावा ये इगोइस्ट पोइट थे। मैंने आपको बताया ना कि ये रेवोल्यूशनरी पोइट थे, तो इस वजह से कि ये अपनी ईगो को जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग्स के करीब रखा करते थे, और अपनी पोइट्री के अंदर ये अपने ही बारे में और अपनी ही लॉफ्टी जो सोल थी उसके बारे में लिखा करते थे। और जो इनकी जो पोइट्री के अंदर किस किस पीरियड मिलती है, रेनेसां पीरियड की भी और रिफॉर्मेशन और रेस्टोरेशन जो उस टाइम की एज थी, उन दोनों का मिक्सचर जो है इनके काम में नज़र आता है। और जो है जे इसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है, और अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट, और ये अपने टाइम पीरियड के ग्रेट ह्यूमनिस्ट भी थे। और एक और नाम से भी इनको जो है वो जाना जाता है, वो क्या है, लास्ट एलिज़ाबेथन भी बोला जाता है इनको। और जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो क्या है, उनके इम्पोर्टेंट वर्क में आ जाते हैं द हेम ऑफ द नेटिविटी, और ये उन्होंने लिखा था 1629 में, और लेसिडस उन्होंने लिखा था 1637 में। कॉमर्स उनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है 1634 में, और पैराडाइज लॉस्ट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट इनकी पोइट्री है जो कि एपिक फॉर्म में लिखी गई है, और ये कई बुक्स पर मुश्तमिल है। और ये जो है तकरीबन इंग्लिश लिटरेचर के करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं, और इनके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक पोएम जो है वो पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज रीगेन है, ये इनकी दूसरी बुक का नाम है। इनके ऊपर कई जो है वो जिल्दें जिसे कहते हैं, कई इसके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी हैं। और उसके अलावा इस टाइम पीरियड के जो इम्पोर्टेंट एक और राइटर थे वो क्या थे, सर फ्रांसिस बेकन थे। सर फ्रांसिस बेकन जो थे वो भी इस टाइम पीरियड के बहुत इम्पोर्टेंट एसेइस्ट थे, और उन्हें फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। मींस के अपनी सेंसेस को, जो नॉलेज ऑफ सेंसेस है, मींस के अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए जो है कुछ न कुछ लिखना, तो ये है नॉलेज ऑफ सेंसेस, ये एम्पिरिसिज्म कहते हैं इन्हें, इनका फादर कहते हैं। इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पिरिसिज्म को यूज़ किया। उसके अलावा जो वर्क्स आ जाते हैं वो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग आ जाता है, इसका इंपॉर्टेंट वर्क इनका। और एक और हेनरी फोर्थ आ जाता है, और दी एसेस इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि कई एसेस पर मुश्तमिल है। तो और इसके अलावा इस टाइम पीरियड के अंदर ड्रामा भी लिखा गया, और प्रोज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, और वो अपने उस टाइम पीरियड में प्रोज भी अपने हायर लेवल पे था। जो सर फ्रांसिस बेकन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं प्रोज के हवाले से। इन्होंने जब ऐसे लिखे तो लोग जो है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर लोग प्योर हो रहे थे, मींस वो अपनी चेंजेस कर रहे थे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, इसलिए जो है वो अपनी राइटिंग्स में भी चेंजेस कर रहे थे। वो क्या थे कि वो प्रोज जो थे, सिंपल राइटिंग्स की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे। इसके अंदर जो है प्रोज के अंदर सर फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स के कारनामा है। ठीक है, आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।